वो सब तो ठीक है पायल, मगर कहाँ तुम इतनी अमीर और कहाँ मैं इतना गरीब। कैसे रह पाओगी तुम मेरे साथ? कैसी बातें कर रहे हो किशोर? मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ और मेरे लिए पैसे हाथ के मैल से ज्यादा और कुछ नहीं है। पायल की बात सुनकर किशोर को खुद पर गर्व हो रहा था कि उसने कितनी अच्छी लड़की को अपने लिए चुना है, जो अमीर गरीब में भेद नहीं देखती और तो और जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। किशोर ने भी ठान लिया था कि वो पायल को पाने के लिए दुनिया से लड़ जाएगा। पायल और किशोर एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार, और फिर दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। पायल ने किसी तरह जिद करके अपने घर वालों को मना लिया और उधर किशोर का परिवार भी पायल के स्वागत के लिए तैयार था। किशोर के पास बस उसकी माँ और 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था। पायल अपना सब कुछ छोड़कर किशोर के घर दुल्हन बनकर आ गई। किशोर ने पायल के पिता से 1 भी रुपए दहेज का नहीं लिया था। दोनों बस एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। फिर एक सुबह अरे पायल, क्या हुआ? तुम रजाई ओढ़कर क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत गई तेल लेने। ये बताओ, तुम्हारे बाथरूम में गीजर नहीं है क्या? नहीं पायल, गीजर तो नहीं है, पर हुआ क्या ये तो बताओ। तुम कांप क्यों रही हो? मैं बाथरूम में नहाने गई थी, वहां 2 नल थे, तो मुझे लगा एक नल गीजर का होगा। मैंने बाल्टी भरी और जैसे ही पहला मग पानी डाला तो मेरी तो आत्मा तक कांप गई। कोई बात नहीं, हम भी तो ताजे ताजे पानी से ही नहाते हैं। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए चूल्हे पर पानी गर्म हो जाएगा। इतना कहकर किशोर काम पर चला गया। फिर उसी शाम क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ऐसे सिर क्यों पकड़ कर बैठी हो? किशोर, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं है? एक तो सारे कपड़े हाथ से धोने पड़े, ऊपर से इतना ठंडा पानी। उफ, मेरी तो जान ही निकल गई। पायल, मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं तुम्हें सारी सहूलियतें तो नहीं दे सकता, मगर प्यार बहुत करता हूं तुमसे, और मेरी प्यार की ताकत। अरे प्यार गया भाड़ में और ताकत गई तेल लेने। ऐसे कैसे रहूंगी मैं? यही तो मैं तुमसे पूछता था कि कैसे रहोगे तुम मेरे साथ। तब तो तुम ही कहती थी। हाँ कहती थी, क्योंकि पागल थी मैं, और तुम नहीं बता सकते थे कि तुम भयंकर वाले गरीब हो। इससे बढ़िया तो मैं अपने पापा से कुछ दहेज ही ले लेती। पायल, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। ओहो, तो मैं तुम्हारे उसूलों में डालकर कपड़े धोऊं या तुम्हारे स्वाभिमान पर पानी गर्म करके नहाऊं? बोलो। बड़े बाप की बेटी पायल ने किशोर से शादी तो कर ली थी, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पायल और मौसम दोनों बदलते जा रहे थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और एक रात। क्या हुआ पायल, तुम उठ क्यों गई? ये कैसी रजाई है, इसमें तो हवा घुस रही है। अरे यार, सो जाओ ना, ठीक ठाक तो है। गरीबों की रजाई ऐसी होती है। भाड़ में गई गरीबों की कढ़ाई, लुगाई, सगाई, शहनाई। एक तो मुझे ठंड के मारे नींद नहीं आ रही, और तुम ऊपर से वही फटीचरी और गरीबी का लेक्चर झाड़ रहे हो। थोड़ा उधर हो जाओ, मुझे रजाई नहीं मिल रही है। प्यार की ताकत की बातें करने वाली पायल बहू बनते ही गरीबी के सामने कमजोर पड़ने लगी थी। वो अपनी सास से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। उसकी सास ठंड में जब भी उसे कोई काम देती तो वो बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पकड़ लेती। फिर एक दिन, पायल बेटी, मुझसे ऊपर चढ़ा नहीं जाता, आज थोड़ी ठीक ठाक सी धूप है, तू एक काम कर दे, मेरी रजाई ऊपर धूप में सूखने के लिए रख दे। इतना सुनते ही पायल की आत्मा किलस गई। उसका मन तो किया कि वो अपनी सास की रजाई में आग लगा दे, लेकिन वो जानती थी कि गरीबों के पास एक्स्ट्रा रजाई भी नहीं होती है। तो वो मन मार कर अपनी सास की रजाई छत पर सुखाने ले गई। तभी उसके दुबई वाले कजिन का फोन आ गया और वो उससे बात करने लगी। जब उसके कजिन ने उससे पूछा कि वो उसके लिए क्या लाए, तो पायल ने तपाक से अपने लिए एक बढ़िया रजाई मंगवा ली। उसका कजिन भी बहुत पैसे वाला था, वो उसके लिए एक बहुत ही महंगी और बढ़िया रजाई लेकर आया। अब तो पायल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रजाई वजन में जितनी हल्की थी, उतनी ही ज्यादा गर्माहट देती थी। उस रजाई में पायल और किशोर को बहुत ही बढ़िया नींद आती थी। फिर एक दोपहर पायल ने देखा कि उसकी सास उसकी महंगी वाली रजाई ओढ़कर खाना खा रही थी। ये देखते ही उसके तन बदन में आग लग गई। अरे ये क्या कर रही हैं आप? पूरे 20,000 की रजाई है ये, और आप इसे ओढ़कर खाना खा रही हो। अगर सब्जी गिरा दी तो ये खराब नहीं हो जाएगी? हटिए, दीजिए मेरी रजाई। पायल की सास सरला ने फौरन रजाई छोड़ दी। फिर एक दिन सरला की बहन उससे मिलने के लिए घर आई।
जब सरला चाय बना रही थी तो उसकी बहन ने पायल की महंगी रजाई ओढ़ ली और ठीक उसी वक्त पायल वहां आ गई। कमाल करती हो मौसी जी, आपको दिखता नहीं है क्या कितनी महंगी रजाई है और आप इसे ओढ़कर पराठे खा रही हैं। माँ जी आप तो मना कर सकती थी ना। उफ, लाइए मुझे दीजिए, मेरा भाई दुबई से लेकर आया है ये रजाई। पायल के इस दिखावे और घमंड की वजह से उसकी सास सरला ने उससे बात करना बंद ही कर दिया, लेकिन इस बात से पायल को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रात जब बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तब किशोर और पायल तो आराम से अपनी महंगी रजाई में सो रहे थे, लेकिन बाहर उसकी सास सरला पुरानी रजाई में ठिठुर रही थी। ये देखकर किशोर ने अपनी पुरानी रजाई भी अपनी माँ को ओढ़ा दी, लेकिन दो रजाइयों के बावजूद सरला ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी और बीमार पड़ गई। डॉक्टर्स ने उसे ठंड से बचने की सलाह दी और फिर सुनो पायल, क्या तुम अपनी रजाई माँ को दे दोगी? अच्छा, और हम क्या ओढ़ेंगे? हम अपनी पुरानी वाली रजाई ओढ़ लेंगे ना। पहली बात तो ये कि मैं नहीं ओढ़ूंगी वो बेकार सी पत्थर वाली रजाई, और दूसरी बात ये रजाई मेरा भाई मेरे लिए लाया है, वो भी दुबई से। किशोर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अब ठंड अपने शबाब पर थी। तभी एक दिन पायल ने अपनी महंगी रजाई को छत पर सूखने के लिए रखा और नीचे आकर कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मौसम बदला और तेज बारिश होने लगी, लेकिन जब तक पायल छत पर गई उसकी रजाई पूरी तरह से भीग चुकी थी। गीली रजाई देखकर पायल ने अपना माथा पीट लिया। उस रात मजबूरी में किशोर और उसे पुराना कंबल ओढ़कर सोना पड़ा, लेकिन रात में उन दोनों की हालत खराब होने लगी। वो दोनों नींद में थर-थर कांप रहे थे। पायल को लगने लगा कि वो शायद ठंड में मर जाएगी, पर फिर उसे नींद आ गई। सुबह जब पायल उठी तो उसने देखा कि उसके और किशोर के ऊपर दो और रजाइयां थी, जबकि बाहर सरला पुराने कंबल में आग जलाकर बैठी थी और बुरी तरह ठिठुर रही थी। ये क्या किया आपने? आपने हमें दोनों रजाई दे दी और आप यूं ही सारी रात जागती रही। सरला कुछ कहने की हालत में नहीं थी क्योंकि ठंड से उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, और ये देखकर पायल बहुत शर्मिंदा हो गई। उसे एहसास हो गया था कि रजाई चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, रिश्तों में गर्माहट तो बस आपसी प्यार ही ला सकता है। मम्मी, मुझे नींद आ रही है, मुझे ठंड लग रही है। आजा मेरी बच्ची, मेरे पास आजा, आ मैं तुझे सुला दूं। मेरे पास आओ, मैं अपनी गुड़िया को कहानी सुना दूं, फिर तुम्हें बढ़िया नींद आ जाएगी। तुम तो रहने ही दो जी, बच्ची को ठंड लग रही है। ये नहीं कि एक नई रजाई या मोटा कंबल खरीद लो। अरे दो नहीं तो कम से कम एक ही खरीद लो, ताकि मोनिका और सोनिका तो आराम से सो सके। पर तुम्हारा तो हर समय वही गरीबी का रोना है। हे भगवान, क्या देखकर मेरे पापा ने इस आदमी के पल्ले बांध दिया मुझे। शांत हो जाओ निर्मला, कम से कम बच्चों का तो ख्याल करो। क्यों शांत हो जाऊं मैं? अरे इन दोनों को भी तो पता चले कि इनका बाप कैसा है जो इनके लिए एक मोटा कंबल तक नहीं ला सकता। मम्मी हम ठीक है, आप पापा से मत लड़ो ना। अब सच में हमें ठंड नहीं लग रही है। चुप कर तू, तुझे नहीं लग रही होगी ठंड, पर मुझे तो बहुत लग रही है। पापा मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, एक बढ़िया कंबल तो आपको लेकर आना ही चाहिए। निर्मला और भोला की दो बेटियां थी, मोनिका और सोनिका। सोनिका बहुत समझदार थी, लेकिन उससे बिल्कुल उलट मोनिका बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी, एकदम नक चढ़ी। एक वक्त था जब भोला के पास भी अपनी दुकान थी। यही देखकर निर्मला के पिता घनश्याम ने उसकी शादी भोला से कर दी थी, लेकिन फिर एक दिन भोला की दुकान में अचानक आग लग गई और फिर सब बर्बाद हो गया। भोला अपनी पत्नी निर्मला के साथ एक झोपड़ी में रहने लगा और फिर निर्मला, दोनों बच्चियां कहाँ हैं? स्कूल गई हैं। चलो अच्छा है। क्या खाक अच्छा है? सरकारी स्कूल में दोनों का दाखिला करवा दिया, और मोनिका बता रही थी ना तो वहाँ टीचर आते हैं और ना ही पढ़ाई अच्छे से होती है। ओहो, तुम तो जानती ही हो निर्मला, अब हमारी पहले वाली हालत नहीं रही। ना तो हमारे पास दुकान है और ना ही वो पहले वाली कमाई। अरे तो अगर तुम्हारी दुकान जल गई तो इसमें मेरा और मेरी बच्चियों का क्या कसूर है? देखो, ना तो मैं कभी गरीबी में रही हूँ और ना ही मेरी बच्चियां रह पाएंगी। ऐसा क्यों कह रही हो निर्मला? भरोसा रखो मुझ पर। भरोसा? और वो भी तुम पर? देखो, अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि ना तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और ना ही मोना और सोना को तुम्हारे पास छोड़ सकती हूँ। ऐसा मत कहो निर्मला, मैं तुम सबके बिना कैसे रहूंगा? मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, तुम देखना, मैं खूब मेहनत करूंगा और फिर सब ठीक कर दूंगा। भोला निर्मला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उधर उसकी दोनों बेटियां उनकी बातें सुन रही थी और फिर मोना और सोना, चलो
दोनों अपना सामान बांध लो, हम तुम्हारे नाना के पास जा रहे हैं। अब हम वहीं रहेंगे, वहां तुम्हें रजाई भी मिलेगी और अच्छा स्कूल भी। निर्मला की बात सुनकर मोनिका फौरन अपना सामान बांधने लगी, जबकि सोनिका ने आगे बढ़कर निर्मला से कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हो मम्मी, हमें पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें तो उनका साथ देना चाहिए। देख सोना, मुझे मत पढ़ा, अगर तुझे चलना है तो चल मेरे साथ, वरना रह अपने पापा के साथ इस फटे हाल में। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है मम्मी, मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और इस तरह एक हंसता खेलता परिवार बट गया। मोनिका अपनी माँ के साथ अपने नाना के पास चली गई, जबकि सोनिका अपने पापा भोला के पास ही रह गई। निर्मला के पिता और भाई ने उसे बहुत समझाया, मगर वो नहीं मानी, तो निर्मला की जिद के आगे उसके पिता घनश्याम झुक गए और वही अपनी बेटी और नातिन का ख्याल रखने लगे। उधर सोनिका अब घर के सारे काम करने लगी। भोला एक ठेले पर कपड़े बेचता और सोनिका घर का ख्याल रखती। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और दोनों बच्चियां जवान हो गई और भोला और निर्मला भी बूढ़े हो चले। फिर एक दिन, हेलो मोना, जल्दी से घर आ जा बेटा, तेरे नाना वो नहीं रहे। क्या? मैं बस अभी आ रही हूँ माँ। निर्मला के पिता की मौत हो चुकी थी। एक वही थे जो अब तक निर्मला और मोनिका का सारा खर्चा उठा रहे थे, मगर घनश्याम के जाने के बाद निर्मला को इस बात की चिंता सताने लगी कि अब उसका और उसकी बेटी मोनिका का क्या होगा, क्योंकि निर्मला का भाई विमल तो शुरू से ही नहीं चाहता था कि वो दोनों उसके घर में रहे। और फिर घनश्याम की मौत के ठीक 10 दिनों के बाद, देखो निर्मला, अब पापा नहीं रहे तो अब मैं इस मकान को बेच दूंगा। बेच दोगे? तो फिर हम सब कहाँ रहेंगे भैया? अब मैंने शहर में एक फ्लैट देखा है, निम्मी और विशाल मेरे साथ वहीं रहेंगे, और तुम अपना खुद देख लो। अपना देख लो मतलब? हम कहाँ जाएंगे भैया? वो मुझे नहीं पता, पापा ने लिया था तुम्हारा ठेका, पर मैंने नहीं लिया, समझी ना। उस शाम कुछ लोग आए और उस मकान की डील करके चले गए। विमल ने निर्मला और मोनिका को घर से निकाल दिया। एक तो भाई का धोखा और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड। विमल ने उन्हें घर से एक कंबल तक नहीं ले जाने दिया। अचानक से निर्मला और मोनिका बेघर और गरीब हो गए। वो किसी तरह पैदल चलकर एक पार्क के पास गई और वहाँ कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी ताकि उन्हें जलाकर कुछ गर्मी ले सके, लेकिन इतना काफी नहीं था। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, पर हम क्या करें, ना तो हमारे पास कंबल है और ना ही पैसे। ऐसे तो हम मर जाएंगे माँ, अब क्यों ना हम पापा के पास चले? नहीं, उससे तो अच्छा है कि हम यही मर जाएं। अब ना तो वो हमें अपनाएंगे और ना ही हम उनका सामना कर पाएंगे। नहीं माँ, पापा ऐसे नहीं है, तुम एक बार चुप हो जा और चुपचाप सो जा, समझी? सुबह होते ही दोनों को खाने की चिंता सताने लगी। दोनों दुकानों पर जा जाकर भीख मांगने लगी और फिर एक दुकान पर, कोई है? कुछ खाने को मिलेगा क्या? हमने कल से कुछ नहीं खाया है। ये किस्मत का फेर ही था कि वो दुकान भोला की थी। निर्मला की आवाज सुनते ही दुकान में बैठी सोनिका ने फौरन जाकर अपनी माँ को गले से लगा लिया। निर्मला भी उसे तुरंत पहचान गई। ये वही सोनिका थी जिसे वो गरीबी में भोला के पास छोड़कर चली गई थी। लेकिन किस्मत देखो, आज सोनिका उससे ज्यादा अमीर भी लग रही थी और खुश भी। तभी पीछे से एक आवाज आई, सोना, क्या हुआ बेटी, कौन आया है? पापा देखो ना, मम्मी और मोना आए हैं। भोला को देखते ही निर्मला और मोनिका उसके पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। तब भोला ने उन्हें उठाया और कहा, निर्मला, लेकिन ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़ी ही देर बाद भोला अपनी कार से उन तीनों को लेकर अपने घर गया। रात हो चुकी थी तो पूरे परिवार ने साथ में खाना खाया और फिर जब रात में मोनिका अपने कमरे में बढ़िया सा कंबल ओढ़कर बैठी थी तब उसकी आंखों में आंसू थे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बात पूछूं, उस दिन तुम हमारे साथ क्यों नहीं आई थी? इसलिए क्योंकि मैं अपने पापा के साथ खड़ी थी और तुम लालच के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। अब कोई अमीर नहीं और कोई गरीब नहीं, हम खुश हैं, ये सबसे बड़ी बात है।